पैड 2026। अगर आप पैड 2026 में हिस्ट्री के पोर्शन से अगर पूरे से पूरे नंबर चाहते हैं तो बने रहिए हमारी इस सीरीज में, क्योंकि आज के इस टॉपिक होने जा रहा है बुद्ध धर्म से और बुद्ध के जीवन काल से संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज हैं 10 से 15 वर्षों के, सिर्फ हम 10 से 15 मिनट में ही कवर कर देंगे। ये ना सिर्फ पीवाईक्यू और उनके साथ उनकी व्याख्या और उनसे संभावित प्रश्न के बारे में भी पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी सिर्फ इस छोटे से वीडियो में। बने रहिए अंत तक और इस टॉपिक को मजबूत कर लीजिए पूरे नंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का टॉपिक है हमारा बुद्ध धर्म और उनके जीवन से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो निरंजना नदी पर कौन सा स्थित है? बोध गया। बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे है। गौतम बुद्ध ने पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये तो सब जानते हैं। ठीक है साहब, जब ज्ञान प्राप्त हो गया इसके पश्चात उनको क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। इसी के चलते हुए एक अत्यंत महत्वपूर्ण इसके साथ है कि वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा बोध गया को महाबोधि मंदिर परिसर के विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। ये इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाता था? तो अभी हमने पढ़ा क्या? बुद्ध। इसीलिए कहते हैं व्याख्या बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 3 कि बोध गया महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल क्यों माना जाता है? सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। देखा आपने, एक व्याख्या पढ़ने से हमारे 4 से 5 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, इसीलिए व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? अभी हमने पढ़ा निरंजना नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 5 कि किस स्मारक को गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया? कहां से किया? तो साहब के सब लोग जानते हैं कि बोध गया में जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया साहब। ऋषिपतनम सारनाथ में दिया, जो कि वाराणसी में स्थित है। और इस घटना को क्या कहते हैं? जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, इसे कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ये स्टार पॉइंट लगा हुआ है, इसीलिए हमने इसकी व्याख्या की है, क्योंकि व्याख्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रश्न संख्या 6 क्या कहती है कि बुद्ध ने दुख से मुक्त पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। कई बार ये प्रश्न आया है, सारनाथ में दिया है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। इस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है साहब, उन्होंने अपना उपदेश दिया दुख के ऊपर। दुख के कारण, दुख के समाधान और दुख के समाधान में उपयोग संबंध। तो साहब इनको क्या कहते हैं? ये जिन्होंने उपदेश दिए 4 बातें कहीं, तो 4 बातों को क्या ही कह रहे हैं? 4 आर्य सत्य कहते हैं। इन 4 बातों को क्या कहते हैं? 4 आर्य सत्य कहते हैं। कि क्या है? कि दुख है तो दुख का समुदय, ठीक है साहब, दुख का निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपद है। ठीक है साहब, इसका मतलब दुख के कारण, दुख का निवारण और दुख का निरोध, ऐसा करके इसको समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 7 आपके सामने आ चुकी है। तो प्रश्न संख्या 7 कहती है कि बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ है? आप पहला उपदेश कई बार आ चुका है अब तक, सारनाथ। देख सकते हैं सारनाथ में पहला उपदेश दिया है। प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है? कि बुद्ध ने विलयंत में अपना पहला उपदेश या धर्म उपदेश दिया। ठीक है साहब, इसकी आधारशिला कहाँ रखी? अभी पढ़ा, कहाँ? सारनाथ में।
चलिए इसके साथ कुछ फैक्ट दे रखे हैं, जैसे कि बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है साहब। और इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था, किसको दिया था? 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। प्रश्न संख्या 9 क्या कहती है? गौतम बुद्ध ने ब्लैंक में धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र या धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया। कितनी बार आ चुका है? सारनाथ में दिया। अब तक तो आपको कंठस्थ भी हो गया होगा कि सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। प्रश्न संख्या 10 आ चुकी है आपके सामने। बुद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? भाई साहब अपना पहला उपदेश दिया है तभी तो इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 11 क्या कहती है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। प्रश्न संख्या 12 ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें बताया गया है कि बुद्ध का अंतिम मुक्ति कब हुई थी, जिसे हम कह रहे हैं परिनिर्वाण। यानी मतलब कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 वर्ष की उपस्थिति में। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने आ चुकी है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ठीक है साहब, तो कुशीनगर में। कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। कितने वर्ष में? 80 वर्ष में। चलिए, कुशीनगर क्या था? देखिए, आपने 16 महाजनपदों का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है साहब। 16 महाजनपदों में से एक था मल्ल गणराज, जिसकी राजधानी थी कुशीनारा। वर्तमान में उसे कुशीनगर कहते हैं, जहां पर लगभग 483 ईस्वी में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ बुद्ध को। ठीक है साहब। अब और क्या दे रखा है कि बोध गया के उर्वेला में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऋषि पतनम सारनाथ में इन्होंने क्या किया? अपना पहला उपदेश दिया। सारनाथ ऋषि पतनम में धर्म चक्र परिवर्तन कह रही है जिसे। प्रश्न संख्या 14 आ चुकी है आपके सामने। कह रहे हैं कि उस स्थान का नाम बताइए जहां बुद्ध को मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध और उनकी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अब ये भी पढ़ा, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में। प्रश्न संख्या 15 कि बुद्ध धर्म के त्रिपिटक या थ्री फोल्ड शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है साहब। तो बुद्ध के जो 3 उपदेश थे उन्हें हम कह रहे हैं त्रिपिटक या थ्री टोकरियां। 3 टोकरियां या 3 संग्रह। ठीक है साहब। इसे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के रूप में ग्रहण किया गया है। ठीक है साहब। त्रिपिटक, त्रिपिटक ठीक है साहब। त्रिपिटक या थ्री फोल्ड कहते हैं इनको। ये कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है साहब। ये क्या कह रहे हैं? इसके अनुसार इसी में अनुशासन के बारे में बताया गया है, इसी में बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया है और किसी में उनकी विवेचना का संकलन किया गया है। इससे भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि बना है प्रश्न संख्या 16 त्रिपिटक में। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षाओं के बारे में दिया गया है? पारंपरिक शिक्षाओं के बारे में किस में दिया गया है? तो सूत पिटक में शिक्षा दी गई है। ठीक है साहब। इसी की तरह जैसे कि सूत पिटक में बुद्ध के उपदेश है। उपदेश को ही प्रारंभिक शिक्षा कहा जा रहा है। ठीक है साहब। इनका संग्रह है किसमें? सूत पिटक में। क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सूत पिटक में। ठीक है। इसमें शिक्षा संवाद और सूत का सुप्त रूप का भी संकलन किया गया है। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 क्या कहती है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों के आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा नहीं है? अभी हमने पढ़ा कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक तो है, लेकिन ये उपासक पिटक तो कोई नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है साहब। थ्री पिटक या थ्री फोल्ड बास्केट ये किस भाषा में है? पाली भाषा में है। प्रश्न संख्या 18 आ चुकी है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति हुई थी साहब? ठीक है साहब। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? कौन कौन राजा था और कौन उनके अध्यक्ष थे? ये सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी साहब।
ठीक है साहब, राजगृह या राजगीर एक ही बात है। ठीक है साहब, ये टेबल देख रखी है, इसको अभी देखेंगे हम। ठीक है साहब, तो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम पढ़ेंगे सब इसमें कि बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद, ठीक है साहब, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद लगभग 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई। कहाँ हुई थी? वर्तमान राज्य बिहार के राजगीर या राजगृह में। ठीक है साहब, तो प्रश्न संख्या 19 क्या कहती है? कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? ठीक है साहब, तो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चलिए अब इन सब का निपटारा कर ही लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टेबल है, जिसमें कितने भी स्टार लगाएं तो कम है, क्योंकि कोई भी परीक्षा इस टॉपिक से आए और ये प्रश्न ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज इसको याद कर लेते हैं, पक्का कंठस्थ कर लेते हैं, जिससे कि आप कभी भूले ना। ठीक है साहब, तो मैंने जैसे देख सकते हैं, मैंने कलर कर रखा है, कुछ कोड बना रखे हैं, इसे याद करने के लिए मैं आपको भी याद करा दूंगा। सबसे पहले क्रम 1 2 3 4, कुल मिलाकर कितनी बौद्ध संगतियां हुई? उनकी संख्या है 4। ठीक है सर, कब कब हुई? तो पहली 483, दूसरी 383, तीसरी 247 और ये शताब्दी की पहली में कौन सी संगति हुई थी? चौथी संगति हुई थी सर। ठीक है सर, तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और शासक का नाम कहें तो अजातशत्रु। ठीक है साहब, दूसरी बौद्ध संगति 383 में वैशाली में हुई थी। सकामी इसके अध्यक्ष थे और काला अशोक शासक थे। तीसरी 247 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगली पुत्र तिस्य इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासन काल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति शताब्दी की प्रथम वर्ष में हुई थी। कुंडनबन कश्मीर में हुई थी। वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ये किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। तो चलिए आज हम इसको ट्रिक देखते हैं इसकी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ हाईलाइट कर रखा है, तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। कैसे? ऐसे। ठीक है साहब, जैसे कि हमने ये याद कर लिया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है साहब, इसी के साथ 483, 383, 247 और 1। अब इसको याद करने की टेक्निक, तो मैंने देखिए घर वाली पुत्र। ठीक है साहब, घर वाली कहती है कि घर वाली, गृह मतलब कि घर, घर वाली कहती है पुत्र कहाँ है? पुत्र कुंडल तुम कहाँ हो? घर वाली कहती है कि पुत्र कुंडल तुम कहाँ हो? तो कहता है कश्मीर में हूँ, कश्मीर में। कैसे? घर वाली कहती है पुत्र कुंडल तुम कहाँ हो? कश्मीर में हूँ, कश्मीर में। ठीक है साहब, कश्मीर में। अध्यक्ष जी कहते हैं, अध्यक्ष जी कहते हैं कि कश्यप। अध्यक्ष जी हैं कौन? सबसे पहले कश्यप जी। कश्यप काम हो जाते हैं जब पता चलता है कि पुत्र उनका कश्मीर में है। ठीक है साहब, अध्यक्ष जी। ठीक है साहब, ये कश्यप कामी, तीसरे में तिस और 4 है मित्र। ठीक है साहब, तीसरे में तिस, 4 है मित्र। ओके, इसी के साथ आज काला अशोक। ठीक है साहब, शासक की क्रम है आज काला अशोक। आज काला अशोक। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। प्रश्न संख्या 20 क्या कहती है कि नागार्जुन कौन थे साहब? ये नागार्जुन कौन है भाई? नागार्जुन, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। ठीक है साहब, बौद्ध दार्शनिक थे। कहाँ? इन्होंने शून्यवाद के बारे में बात कही है साहब। इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है साहब? मूल मध्यम ककारिका। इनकी प्रसिद्ध रचना है मूल मध्यम ककारिका। प्रश्न संख्या 21 पर चलते हैं कि राजा बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहते थे, जिसका नाम क्या था साहब? जीवक। सब जानते हैं। तो ये जीवक कौन था साहब? जीवक एक प्रसिद्ध, प्राचीन भारत में एक प्रसिद्ध आयुर्वेद के आचार्य थे, आयुर्वेदाचार्य थे। ये बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। बिंबिसार के दरबार में रहते थे एक राज्य चिकित्सक के रूप में। और ये बिंबिसार कौन है? ये अजातशत्रु का ही पुत्र है। अजातशत्रु बिंबिसार। ठीक है साहब, ये हर्यक वंश से संबंधित है। प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या कहती है कि भारत में स्थित
किस शहर में विश्व का सबसे पुराना शहर माना गया है? किसको? साहब वाराणसी को माना गया है। ठीक है साहब, कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार वाराणसी यानी कि काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। ठीक है साहब, काशी महाजनपद की राजधानी है। ठीक है साहब, तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा बुद्ध धर्म के जितने भी पीवाईक्यूज थे। ठीक है साहब, उन सबको हमने लपेट दिया आज इस वीडियो में। ठीक है साहब, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि पीवाईक्यूज की इस सीरीज में आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।